सेक्शन 80 मैंने बात किया अभी डाउरी डेथ के बारे में। डाउरी डेथ का मतलब है कोई भी महिला जिसके साथ शादी के 7 साल के भीतर, ठीक है, उसकी अगर मौत होती है और मौत की वजह में अगर पाया जाता है कि उसके साथ डाउरी डिमांड किया गया था या उसके बॉडी पे कहीं भी इंजरी पाया जाता है, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि उसका डाउरी डेथ हुआ है। ठीक है, डाउरी डेथ के लिए कम से कम 7 साल का जो है इम्प्रिजनमेंट है, जिसको बढ़ा के कम से कम उम्र कैद दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 80। इसके बाद आपका सेक्शन 82 है। सेक्शन 82 में बताया गया है मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। वो क्या बोलते हैं इसको, जब कोई भी कपल शादीशुदा है, ठीक है, और लीगली मैरिड है, तो जब तक उसकी बीवी या उसका पति जिंदा है तब तक वो दूसरा शादी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको बोला जाता है अपने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत बाइगेमी। ठीक है, तो बाइगेमी आप नहीं कर सकते, आपकी वाइफ जिंदा है, लिविंग पर्सन है, ठीक है, कोई भी अगर हस्बैंड है तो वाइफ नहीं करेगी, वाइफ है तो हस्बैंड नहीं करेगा। अगर वो शादीशुदा है लीगली और फिर अगर दूसरा शादी करता है बिना डाइवोर्स दिए तो वो अपराध है सेक्शन 82 के तहत। ठीक है, इसमें भी कम से कम जो है, इसमें कम से कम नहीं, इसमें मैक्सिमम 7 साल तक का जेल का प्रावधान है और फाइन अलग से। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्शन 82। इसके बाद आपका है पेज में सेक्शन 86। सेक्शन 86 में डिफाइन किया गया है क्रूअल्टी। ठीक है, क्रूअल्टी का मतलब होता है कोई भी विलफुल कंडक्ट। क्रूअल्टी का मतलब क्या होता है, मेंटल या फिजिकल अगर आप किसी महिला को, ठीक है, वो करते हो, टॉर्चर करते हो, तो उसको बोला जाता है क्रूअल्टी। क्रूअल्टी लाइक जैसे ताना देना, तेरे बाप ने दहेज नहीं दिया, तुझे खाना नहीं बनाने आता, बराबर। इसके बाद आप उसको गाली गलौज देते हो, अगर वो सब सुबह में जल्दी नहीं उठती है तो तमाचा मार देते हो। सास अलग से ताना दे रही है कि बाप तेरा कुछ दिया नहीं, नहीं एक फ्रिज दिया, एग्जाम्पल फॉर। तो अगर इस तरीके से महिला के साथ कोई भी टॉर्चर होता है, ठीक है, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो, उसको क्रूअल्टी कहा जाता है। ठीक है, और किसी भी तरीके का डिमांड भी अगर आप करते हो महिला से तो वो भी जो है क्रूअल्टी के अंदर डिफाइन किया गया है। करेक्ट, तो यही है क्रूअल्टी। ठीक है, इसके बाद आपका जो पेज है, पेज में है आपका नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 100। ठीक है, डायरेक्ट, तो सेक्शन 100 का मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेज दिया है। देखिए, सेक्शन 100 में बताया गया है कल्पेबल होमिसाइड के बारे में। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब होता है, देखो बहुत थीन लाइन है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में। ठीक है, आप जब डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि दोनों तो एक ही बात बोल रहा है, तो फर्क क्या है दोनों में। ठीक है, तो दोनों में मेजर अंतर ये है कि कल्पेबल होमिसाइड में जो इंटेंशन होता है वो कम होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ इंटेंशन लो होता है कल्पेबल होमिसाइड में, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ ये भी कम होता है किसमें, कल्पेबल होमिसाइड में। अब होमिसाइड का मतलब क्या होता है, होमिसाइड का मतलब होता है मानव वध। ठीक है, किसी इंसान को मार देना, मानव वध। ठीक है, तो सॉरी, तो कल्पेबल होमिसाइड, आपको एक सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर। ठीक है, ये क्यों होता है, तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ। कल्पेबल होमिसाइड जब आप पढ़ोगे तो इसमें बताया गया है कॉजिंग डेथ ऑफ ह्यूमन, मतलब कल्पेबल होमिसाइड में किसी इंसान की मौत होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, मतलब किसी को मारने का उसका इरादा है, होना चाहिए। तीसरा, कॉजिंग इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, लाइकली। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, फोर्थ है पॉइंट इसका, नॉलेज ऑफ एक्ट लाइकली टू कॉज डेथ। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। अभी यहाँ पे बोल रहा है मर्डर में, देखिए सेक्शन 101 में मर्डर डिफाइन है, सेक्शन 100 में कल्पेबल होमिसाइड। सेक्शन 101 क्या बोलता है, पहली बात, कॉजिंग डेथ ऑफ ह्यूमन, मतलब कल्पेबल होमिसाइड में भी इंसान की मौत हो रही है, यहाँ पे भी इंसान का मौत हो रहा है। दूसरा, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ठीक है, इसमें भी इंटेंशन है किसी की जान लेना, कल्पेबल होमिसाइड में भी सेम था। तीसरा,
मर्डर में कॉजिंग बॉडीली इंजरी एज ऑफेंडर नोज लाइकली टू कॉज डेथ। यहाँ पे ऑफेंडर को जो है पता है कि उससे मौत होगा ही होगा, ठीक है, जबकि यहाँ कल्पेबल होमिसाइड में कहीं था क्या? नोज नहीं था। यहाँ पे नोज है, मतलब उसको पता है कि उसकी मौत होने ही वाली है सामने वाले की। फोर्थ पॉइंट है नॉलेज दैट एक्ट डन इज सफिशिएंट डेंजर टू कॉज डेथ, ठीक है, मतलब सफिशिएंट है कि जो वो प्रहार कर रहा है या जो भी उससे सामान यूज कर रहा है उससे डेथ होना अनिवार्य है। एग्जाम्पल फॉर, देखो मैं हूं, मेरे हाथ में एक ये है, चाकू है, ठीक है, चाकू आगे से टूटा हुआ है, चाकू में धार वार कुछ नहीं है, जंग लगा है, ठीक है, और मैं उससे किसी के ऊपर आक्रमण कर रहा हूं, ठीक है। चाकू से भी डेथ होता है, ऐसा नहीं कि मैं चाकू से अगर किसी को कोई मारे तो मरेगा नहीं, चाकू से भी मर सकता है। लेकिन मेरे हाथ में एक चाकू है जिसका धार टूटा हुआ है, मुरझाया हुआ है, जंग लगा है, उससे किसी को मारेंगे तो वो मतलब श्योर नहीं है कि वो मर ही जाएगा, बच भी सकता है। दूसरी तरफ मेरे हाथ में धारदार तलवार है और मैं किसी के ऊपर आक्रमण कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पर जो बंदा चाकू लेके, किसी धारदार नहीं है वो चाकू, मुरझाया हुआ है, जंग लगा है, उसका जो चाकू का आगे का नोक है वो भी टूटा हुआ है, ठीक है, उससे अगर किसी के ऊपर आक्रमण करता है या किसी को मारने की कोशिश करता है और वो मर जाता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, ठीक है। मेरे हाथ में दूसरी तरफ तलवार है, एकदम तेज तलवार है, जिसे एक बार मारो सर धड़ से अलग, और मैंने मार दिया किसी को, ठीक है, और वो मर गया, वहीं पे ढेर हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये हो जाएगा आपका मर्डर। क्यों? देखो फर्क क्या है। इस केस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ था, जो चाकू मुरझाया हुआ था, टूटा हुआ था आगे से, जिसमें जंग लगा था, उससे डेथ की प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी, बहुत कम। अगर मुझे किसी को मारना है तो मैं क्यों जंग लगेला चाकू लेके जाऊंगा उसको मारने, टूटा हुआ चाकू लेके तो जाऊंगा ना एकदम शार्प वेपन लेके कि एक बार डालो काम खत्म, बराबर। तो यहाँ पे इंटेंशन भी उसका कम है, लो है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ भी कम है, ठीक है। इसीलिए जो चाकू से जंग लगेला चाकू से किसी के ऊपर आक्रमण किया, अटैक किया, वो कल्पेबल होमिसाइड में फॉल होगा। और जो तलवार एकदम नंगी तेज थी और जिससे किसी को मारो खत्म, उसको भी पता है कि ये बहुत शार्प है और लंबा तलवार है, किसी को लगेगा तो शार्प, ठीक है। तो यहाँ पे उसका जो है क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ इंटेंशन हाई है, एक ही बार में साफ कर देना है। और दूसरा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ हाई है, कि मतलब एक बार मारो कहानी खत्म, दूसरे बार की जरूरत नहीं। तो मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में बस यही थीन लाइन है कि कल्पेबल होमिसाइड में डिग्री ऑफ इंटेंशन थोड़ा कम होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ थोड़ा कम होता है, और मर्डर में वही हाई हो जाता है, ठीक है। फर्क ज्यादा कुछ भी नहीं है। जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको लगेगा सब कुछ सेम ही है, तो फिर फर्क क्या है? फर्क बस यही है कि डिग्री ऑफ इंटेंशन जो होता है कल्पेबल होमिसाइड में वो थोड़ा लो होता है, और मर्डर में जो है वो हाई होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ कल्पेबल होमिसाइड में लो होता है और मर्डर में हाई होता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया। जब आप मर्डर का एक्सेप्शन पढ़ोगे, ठीक है, मर्डर में जब आप जाओगे तो उसमें एक्सेप्शन बताया हुआ है, ठीक है। एक्सेप्शन में ये बताया हुआ, आपको पता ही होगा, हम लोगों ने जनरल एक्सेप्शन पढ़े थे, ठीक है, आप लोगों को पता होगा तो, कि अगर कोई बंदा अपने सेल्फ डिफेंस में किसी को मारता है तो वो मर्डर नहीं होगा, पता है, बराबर ना। अगर वो कोई भी बंदा सेल्फ डिफेंस में किसी को मारेगा तो वो मर्डर थोड़ी होगा, वो तो एक्सेप्शन में है, वो बच जाएगा। कोई पुलिस ऑफिसर है, पब्लिक ड्यूटी कर रहा है, उसको ऑर्डर मिला था एक्स आतंकवादी है, वो भाग रहा है, उसको मारो। अब उसने गलती से वाई को मार दिया तो मर्डर के लिए लायबल होगा क्या? नहीं होगा। या एक्स को ही मार दिया मान के चलो, तो मर्डर के लिए लायबल होगा क्या? नहीं होगा। वो तो अपनी पब्लिक ड्यूटी वो कर रहा था। किसी ने किसी को प्रोवोक किया, मैं गया था, किसी को कोई आपस में लड़ रहा था, राजू और मोहन, ठीक है, और दोनों हाथ से लड़ रहा था। मैं गया वहां पे, मोहन को चढ़ाया, अरे यार ये तेरे बहन को गाली दे के आया, अभी तेरे बाप पे हाथ भी उठाया था, अभी हाथ से मारा, ये चाकू ले मार दे एकदम एकदम, ठीक है।
तो अगर कोई भी, ये तो अबेटमेंट में भी आएगा, अगर किसी को कोई प्रोवोक करता है, ठीक है, और प्रोवोक करने के बाद अगर वो किसी का मर्डर करता है तो वो भी मर्डर नहीं कहलाता, ठीक है, वो फिर जनरल एक्सेप्शन में फॉल होता है। तो जब आप मर्डर का डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें एक्सेप्शन दिया है कि कुछ चीजें मर्डर में कवर नहीं होंगी, तो मर्डर में वैसे भी कवर नहीं होंगी क्योंकि वो जनरल एक्सेप्शन में माफ कर दिया गया है उसको, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। ये एक सवाल तो बनेगा आपको लॉन्ग आंसर में या 6 मार्क्स के लिए, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंस, ठीक है। तो अब कोई बताओ कि ऑल मर्डर आर कल्पेबल होमिसाइड, हर मर्डर जो है कल्पेबल होमिसाइड होगा, लेकिन हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा, क्यों? कोई बता सकते हो? अभी मैंने बताया इतना तो। नहीं, आपने एग्जाम्पल से पढ़ा वो सही है। देखिए एक एग्जाम्पल है इसमें, 2-3 थोड़ा और क्लियर करने के लिए पढ़ रहा हूँ। कल्पेबल होमिसाइड का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए, ए बाय शूटिंग एट अ विद इंटेंट टू किल, ये तीसरा है, ठीक है, रुको एक से पढ़ता हूं मैं। ए लेज स्टिक्स एंड टर्फ ओवर अ पिट with the intention of thereby causing death, ठीक है, और with the knowledge that the death is likely to be thereby caused, ठीक है। Jet believing the ground to be firm treads on it, falls in and is killed. A has committed the offense of culpable homicide. ये जो है एक किसी गड्ढे पर ना लकड़ी और घास बिछा देता है, ठीक है, तो वो जो गड्ढा है वो ढक जाता है, उसका ये इंटेंशन रहता है कि वो उस पर कोई चढ़े और वो मर जाए, ठीक है, मतलब वो कोई, उसको पता होता है कि भाई उस पर कोई भी गिरेगा ना उसके नीचे से तो मर सकता है, यह जानते हुए वो ऐसा कर सकता है, किया, ठीक है। वाई जा रहा था, उसको लगा कि ये जमीन है, उस पर घास और लकड़ी, उसको थोड़ी पता था, वो गया और गिरा और मर गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए ने जो वो लकड़ी बिछाया था, घास बिछाया था उस गड्ढे को छिपाने के लिए, ठीक है, अगर कोई गिरे और मर जाए इसका इरादा था उसका, ठीक है, और अगर वहां पे वाई ऐसा गया, ठीक है, जेड गया और वहां पे गिर के मर गया, तो यहाँ पे ए जो है कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल होगा। समझ में आया ये? सुन देखो, दूसरा, हाँ दूसरा एग्जांपल एक और है। ए नोज जेड टू बी बिहाइंड अ बुश, ठीक है, बी डज नॉट नो इट, ए इंटेंडिंग टू कॉज और knowing to be likely to cause Jed's death induces B to fire at the bush. B fire and kills Jed. Here B may be guilty of no offense but A has committed the offense of culpable homicide, ठीक है। ए को पता है कि किसी झाड़ी के पीछे जेड बैठा है, ठीक है, बी को इसका कुछ भी पता नहीं, ठीक है। ए जो है जानबूझ के, उसको पता है कि बी को बोलूंगा ना तो बी जो है गोली चलाएगा और जेड ही मरेगा, बी को पता है, ए को कुछ भी पता नहीं, ठीक है। इंड्यूसेस बी टू फायर एट द बुश, ए जो है बी को फायर करने के लिए, वो ऐसे बताया होगा, ये देखना झाड़ के पीछे कुछ लग रहा है और फायर करना, मेरे हिसाब से जानवर वगैरह होगा, ठीक है, ऐसा कुछ उसने बताया होगा। बी जो है फायर कर देता है, जैसे ही बी फायर करता है जेड की मौत हो जाती है। यहाँ पे बी को तो कुछ पता नहीं था कि झाड़ी के पीछे क्या था, भाई वो तो ए के बहकावे में मार दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भले बी को कोई भी गिल्टी, किसी भी अपराध के लिए गिल्टी ना पाया जाए, क्योंकि उसका इंटेंशन, उसको पता ही नहीं था कि झाड़ी के पीछे क्या है, ठीक है। लेकिन ए को पता था कि वहां पे जेड है और उसको लग सकता है गोली, ठीक है, तो यहाँ पे ए को जो है कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल माना जाएगा, ठीक है। तो देखो दोनों ही केस में जो है ना कहीं इंटेंशन और अभी मैंने क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ दोनों कम था, इसीलिए कल्पेबल होमिसाइड था।
ठीक है। अभी मर्डर का देखो एक एग्जांपल बताता हूं, देखिए ए शूट्स जेड विद इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम, जेड डाइज इन कॉन्सिक्वेंसेज, ए कमिट मर्डर। यहाँ पे कोई लॉन्ग लपेट नहीं, सीधा तलवार लाया, मारो, खत्म, मर्डर। ठीक है, ये होता है। तो मर्डर का मतलब कि भाई आपका इंटेंशन क्लियर है, ठीक है, आपका मकसद क्लियर है, आप वेपन भी उस हिसाब से लाए हो, तैयारी भी फुल है, आपने मार दिया। ठीक है, तो ये होता है मर्डर। मर्डर का मतलब कितना अच्छा एग्जांपल दिया है, ए शूट्स जेड विद इंटेंशन टू किलिंग हिम, ए बी के जेड के ऊपर गोली चलाया और उसकी जान लेने के इरादे से, और जेड मर गया, मर्डर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका इंटेंशन क्लियर है। ठीक है, इंटेंशन में कोई कमी ही नहीं है, फुल इंटेंशन है कि जेड को मारना है और गोली भी चलाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका मर्डर। तो यही तो देखो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, ऑल मर्डर आर कल्पेबल होमिसाइड। मर्डर में इंसान मरता है, ये सत्य है। ठीक है, मर्डर में इंटेंशन होता है, ये भी तय है। ठीक है, बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड नॉट मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड, हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर क्यों नहीं होता? क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, मोस्टली इंटेंशन ना के बराबर होता है। ठीक है, मैं एक वो पत्थर उठाया, ठीक है, और मैंने पेड़ पे मारा, मुझे पता था कि वो पेड़ पे मार रहा हूं ना, तो वो आम को नहीं लगा तो किसी इंसान को लगेगा 100%। और वो पत्थर इतना भारी था कि वो मर भी सकता है जिस बंदे को लगेगा। ठीक है, लेकिन मेरा इरादा नहीं था उसको मारने का। ठीक है, लेकिन मुझे ये भी पता था कि उससे मर भी सकता है कोई। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा? कल्पेबल होमिसाइड के लिए होगा। ठीक है, तो यही है। तो कल्पेबल होमिसाइड, हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर क्यों नहीं होता? क्योंकि मर्डर का सीधा मानना है कि भाई तुम्हारा इंटेंशन फुल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड बोलता क्या है कि भाई हमारा इंटेंशन यहाँ पे कम होगा, तभी हम कल्पेबल होमिसाइड होंगे। तो इसीलिए कल्पेबल होमिसाइड जो है, हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हर मर्डर कल्पेबल होमिसाइड क्यों होता है? क्योंकि इंटेंशन तो हर में रहता ही। समझ में आया ये? क्या? देखो, जो यहाँ पे फिर से पढ़ देता हूं तो समझ में आएगा। देखो, ए नोज जेड टू बी बिहाइंड अ बुश, ए को पता है कि जेड जो है झाड़ी के पीछे है। ठीक है, बी डज नॉट नो इट, बी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, ए इंटेंडिंग टू कॉज और नोइंग इट टू बी लाइकली टू अ कॉज। ठीक है, लाइकली यहाँ पे लिखा है लाइकली, इसका मतलब क्या कि ए को पता है कि जेड वहां पे है, अगर हम यहाँ से गोली चलाएंगे ना तो हो सकता है जेड को लगे। उसका भी ये नहीं है कि जेड को मार ही देना है, यहाँ पे क्लियर इंटेंशन होता तो वो सीधा जाके उधर जाके मार ही देता ना। अगर मुझे ए को मारना है तो मैं जाके बंदूक लूंगा, सीधा जाके उधर ठोक दूंगा उसको, सिंपल। तो मैं किसी को क्यों बोलूंगा कि भाई देख ना झाड़ी के पीछे कुछ सुगबुगा रहा है, मार ना गोली। अब जरूरी है कि जेड वहां पे बैठा है तो मुझे मालूम है वहां पे जेड बैठा है, तो गोली मारूंगा तो झाड़ी के पीछे जेड को ही लगेगा? झाड़ी के पीछे तो कुछ भी नहीं दिखता। अगर दिखता ए को तो ए गोली क्यों चलाता? यहाँ पे बी को मैंने चढ़ाया कि ये झाड़ के पीछे कुछ है, अगर बी को दिख जाता झाड़ के पीछे जेड है तो वो मारता क्या? नहीं मारता ना। तो ए जो है, ए को नॉलेज है कि वहां पे जेड है। ठीक है, ए को ये भी पता है कि वो मर सकता है, लेकिन वो श्योर नहीं है। यहाँ पे क्या है देखो, लिखा वर्ड नोइंग इट टू बी लाइकली टू कॉज। ठीक है, लाइकली मतलब हो सकता है कि जेड को लगे, ये श्योर नहीं है कि लग ही जाए। ठीक है, यहाँ पे आपने मर्डर का देखा था तो क्या था? नॉलेज दैट एक्ट डन इज सफिशियंट टू कॉज डेथ, मतलब आपको इतना पता है कि सफिशियंट है, वो जो मारेगा सफिशियंट है, वो मर ही जाएगा। तो यहाँ पे सफिशियंटली और लाइकली दोनों में फर्क होता है। समझ में आया? हाँ, तो यहाँ पे जो है ना, ए को अगर मारने का रहता ना तो वो तो सीधा जाके मार के आ जाता ना, फिर वो बी को क्यों बोलता?
और बी भी जब मारा तो बी को थोड़ी दिख रहा था झाड़ी के पीछे क्या है, और ये ए को भी पता था कि बी मारेगा तो जरूरी नहीं है कि जेड को लगे ही, झाड़ी के पीछे कुछ दिख ही नहीं रहा है तो कैसे, लेकिन उसको पता था कि जेड है पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए क्लियर लिखा है वर्ड में, नोइंग इट टू बी लाइकली टू कॉज, मतलब हो सकता है उसको लगे और वो मर जाए, ये जरूरी नहीं है कि उसको बी मारेगा तो एकदम सीधा लगेगा और वो बी मर ही जाएगा, ऐसा नहीं है, इसीलिए ये कल्पेबल होमिसाइड में। और मर्डर में क्या दिया है एग्जांपल, ए शूट्स जेड विद इंटेंशन टू किलिंग हिम, जेड डाइज। मैं गया तलवार लेके बी को मारा, बी मर गया, मर्डर है, मेरा इंटेंशन फुल है। अगर मुझे मारना नहीं रहता तो मैं कोई धारदार हथियार नहीं लेता, मैं जाता बातों बात में गुस्सा करके फिर मारता, अगर मेरा मेरा इंटेंशन नहीं होता तो, ठीक है। मेरा इंटेंशन क्लियर है, मैं लिया सीधा मार दिया, तो ये तो सीधा मर्डर हो गया ना। समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हो गए 100 एंड 101 मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रीवियस पनिशमेंट फॉर मर्डर, हूएवर कमिट मर्डर, सेक्शन 103 में है, ठीक है। नहीं तो 102 किधर गया, नहीं मैडम के चैप्टर में 102 नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिया, ठीक है। 103 है पनिशमेंट फॉर मर्डर, आपके लिए आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर मर्डर अंडर बीएनएस, ठीक है। तो आपको लिखना है whoever commit murder shall be punished with the death or imprisonment for life and shall also be liable to fine, ठीक है। इसी में सेकंड है सेक्शन 103 का सब क्लॉज 2, when a group of 5 or more person acting in concert commit murder on the ground of race, caste, community, sex, birth of place, language, personal belief or any other ground, each member of such person shall be punished with death or life imprisonment or imprisonment for a term which shall not be less than 7 years and shall also be liable to fine। तो आपको पता होगा ये क्या मॉब लिंचिंग, किसी को पता है मॉब लिंचिंग? मॉब लिंचिंग को पनिशमेंट जो है यही सब सेक्शन 2 ही देता है, पहले सब सेक्शन 2 था ही नहीं पनिशमेंट में, मर्डर के पनिशमेंट में, ठीक है। ये सब सेक्शन 2 अभी ऐड किया गया है भारतीय न्याय संहिता से, और इसका मानना है, आप लोगों को पता होगा पालघर में एक साधु को मॉब लिंचिंग कर दिया गया हाल ही में, वो गाय ये हमारी गौ माता के लिए जो होता है ना, कुछ गौरक्षक मिलकर किसी को जो गाय लेके जा रहे होते उसको कूट देते हैं, मार देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो मॉब लिंचिंग होता था, कुछ पर्टिकुलर लोग किसी कम्युनिटी के खिलाफ सेक्स के आधार पर या किसी भी तरीके से, ठीक है, या पर्सनल बिलीफ के आधार पर भी अगर कोई भी बंदा 5 आदमी से ज्यादा है, ठीक है, वो ग्रुप, और अगर किसी बंदे का मर्डर हो जाता है उससे, तो वो सब लायबल होगा डेथ के लिए, ठीक है। पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, पहले कोई था मतलब कोई एक आदमी करता है तभी वो मर्डर होगा, ग्रुप ऑफ पीपल करता है तो वो मर्डर नहीं होता था। लेकिन अभी जो है हमारे सेक्शन 103 में सब क्लॉज ऐड किया गया है, ये बीएनएस में, ये पहले नहीं था, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है मॉब लिंचिंग, मतलब कुछ लोग मिलकर किसी इंसान का किसी पर्टिकुलर रीजन के आधार पर, रेस, कास्ट, सेक्स, पर्सनल बिलीफ, ठीक है, तो अगर मार देता है तो उसको या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा या डेथ मिलेगा, और कम से कम अगर उसको मिलेगा तो 7 साल तक का सजा जो है उसको मिल सकता है, ठीक है, मॉब लिंचिंग के लिए। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 116 ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट का मतलब एकदम ग्रेव, ग्रेव 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 मतलब कोई ऐसा मतलब चोट जिससे ब्लड आ गया हो, घाव हो गया हो, आंख चला गया हो, नाक टूट गया हो, बॉडी का कोई पार्ट काम करना बंद कर दिया हो, ऐसे हर्ट को ग्रीवियस हर्ट बोला जाता है, ठीक है। और एक होता है सिंपल हर्ट। सिंपल हर्ट का मतलब किसी को धक्का दे दिया, किसी को चमाट मार दिया, किसी को जो है कि कोई बैठ रहा था तो चेयर खींच दिया, तो इस टाइप के जो होते हैं वो होता है सिंपल हर्ट, ठीक है। और दूसरा है ग्रीवियस हर्ट, जिसको सेक्शन 116 में डिफाइन किया गया है। ग्रीवियस का मतलब इमेस्क्यूलेशन होना चाहिए, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ इधर आई, दोनों आंख में से किसी एक आंख का जो है रोशनी चला जाना चाहिए। दूसरा परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हियरिंग ऑफ इधर आई, दोनों कान में से किसी एक कान का आवाज जो है चला जाना चाहिए। प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, बॉडी का कोई भी जॉइंट या कोई भी पार्ट जो है हिल जाना चाहिए, टूट जाना चाहिए।
डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ पावर ऑफ एनी मेंबर और ज्वाइंट, किसी बॉडी का जो है ज्वाइंट आपका, जैसे हाथ का कलाई हो गया, बॉडी हो गया, आर्म हो गया, अगर इस तरीके का कोई भी परमानेंट जो है इंपेयरिंग अगर वो हो जाता है, डिस्ट्रक्शन कर देते हैं उसमें या उसको तोड़ दिया जाता है, ठीक है, जो फिर से जुड़ ना पाए, ठीक है, तो ऐसे जो होते हैं वो वाइकेरियस ये ग्रीवियस हर्ट में आते हैं। तीसरा है परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस, फेस पर कोई भी ऐसा चोट जो परमानेंट हो गया हो वो फिर कभी ठीक नहीं हो सकता। फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ, अगर दांत भी अगर आपके किसी के मारने से किसी का एक दांत टूट जाता है तो वो आपका ग्रीवियस हर्ट में आएगा, ठीक है। एनी हर्ट विच इज इन डेंजर लाइफ, कोई भी ऐसा हर्ट जिससे इंसान के जो जीवन है उसको मतलब डेंजर पहुंच जाए, मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, इन डेंजर का मतलब होता है ना जान से हाथ धोने का संभावना, ठीक है, बढ़ जाए, ऐसा अगर कोई हर्ट किया है आपने। which causes to suffer to be during the space of 15 days in severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuit, ठीक है, कम से कम उसको जो चोट लगा है वो 15 दिन तक उससे उसको जो है प्रभावित हुआ था वो, ठीक है, तो वो होता है आपका ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। इसके लिए ग्रीवियस हर्ट के लिए पनिशमेंट भी है, आप लोगों का मैं बता देता हूँ क्योंकि मैडम के चैप्टर में सेक्शन नहीं था इसलिए मैंने लिया नहीं। ग्रीवियस आपको पनिशमेंट पता होना चाहिए, ग्रीवियस हर्ट पनिशमेंट BNS, हाँ, तो ग्रीवियस हर्ट का पनिशमेंट है कम से कम जो है, कम से कम नहीं मैक्सिमम 7 साल तक का जेल होगा और जो है फाइन अलग से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सेक्शन 126 में रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के बारे में है, सेक्शन 127 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है किसी को रोकना, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं जा रहा हूं रोड से, ठीक है, और मेरा घर सामने है, मतलब 100 मीटर की दूरी पर, जैसे ही मैं 2 कदम आगे बढ़ाता हूं मुझे आगे जाके राहुल सर रोक लेते हैं कि तू यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता, ये क्या है, ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेन है, ठीक है, हम किसी को किसी रास्ते पे जाने से रोक रहे हैं जिससे जिस पे चलने का उसको पूरा अधिकार है, ठीक है, हम किसी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, रोक रहे हैं किसी को किसी दिशा में जाने से, तो इसको बोला जाता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कन्फाइन कर लेना, बंद कर देना, मैं हूं मेरे घर में आप आए, ठीक है, और मैंने आपको अपने घर में बंद कर दिया, मैं आपको बाहर जाने ही नहीं दे रहा हूं, ये क्या है, ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, ठीक है। तो रिस्ट्रेन का मतलब ऑब्स्ट्रक्ट करना, रोकना, कहां पे, पब्लिक प्लेस में, ठीक है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब किसी 4 दीवारी के भीतर आपको कैद करके रख दिया गया, कन्फाइन करके रख दिया गया, आपको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। एग्जाम्पल 4, मैं अपने घर में हूँ, ठीक है, और बाहर से एक बंदा जो है मेरे गेट पे खड़ा हो गया बंदूक लेके और बोलता है तू घर से बाहर निकलेगा तेरे को गोली मार दूंगा, वो बंदा कौन सा अपराध कर रहा है फिलहाल, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का, वो मुझे रॉन्गफुली घर में कैद करके रखना चाह रहा है, जबकि मुझे घर से बाहर निकलने का पूरा अधिकार है, मेरा घर है, मैं क्यों बाहर न जाऊं, बराबर। तो किसी को 4 दीवारी के भीतर अगर कन्फाइन करके रखते हैं तो उसको बोला जाता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, और किसी को कहीं जाने से हम ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, रोकते हैं, तो उसको बोला जाता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन दिया है, देखिए, इलस्ट्रेशन का मतलब होता है एग्जाम्पल, ए ऑब्स्ट्रक्ट ए पाथ अलोंग विद जेड हैज अ राइट टू पास, ए जो है एक रास्ते को रोक रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है जेड को जाने से, ठीक है, जबकि जेड का पूरा अधिकार है उस रास्ते से जाने का, पास होने का, ठीक है। ए नॉट बिलीविंग इन गुड फेथ दैट ही हैज अ राइट टू स्टॉप द पाथ, जेड इज देयर बाय प्रिवेंटेड फ्रॉम पासिंग, ए रॉन्गफुली रिस्ट्रेन जेड, ए जो है यहाँ पे रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया है किसको, जेड को, जेड का पूरा अधिकार था उस रास्ते से जाने का, लेकिन ए उसको रोक दिया है, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, नहीं जाने दे रहा है, ठीक है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का एक एग्जांपल है, ए कॉजेस जेड टू गो विद इन अ वॉल्ड स्पेस एंड लॉक्स जेड इन, ठीक है, ए जो है जेड को बोला किसी 4 दीवारी के अंदर जाने के लिए,
और जेड जो है बाहर से उसको लॉक कर देता है। जेड इज थस प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन बियॉन्ड द सर्कमस्टांसेस लाइन ऑफ वॉल, ए रॉन्गफुली कन्फाइंड जेड। ठीक है, जेड जो है अब उस घर से बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, किसी भी तरफ से नहीं जा नहीं पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए ने किया है उसको बोला जाएगा ए रॉन्गफुली कन्फाइंस मिस्टर जेड। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है ए प्लेसेस मैन विद फायर आर्म एट आउटलेट ऑफ अ बिल्डिंग and tells Jed that they will fire at Jed if Jed attempt to leave the building. A wrongfully confined Jed। ये तो मैंने अभी एग्जांपल बताया था ना, मेरे घर के सामने कोई आ गया बंदूक लेके और बोलता है तू घर से बाहर निकलेगा तो तेरे को मार दूंगा, अब मैं घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ, तो ए ने क्या किया, wrongfully confined कर दिया, मुझे डरा के रख दिया घर के अंदर, बराबर। अब देखिए wrongful restraint का पनिशमेंट क्या है, whoever wrongfully restrain any person shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 5,000। wrongful restrain इतना बड़ा अपराध नहीं है, किसी को कहीं जाने से रोकना कोई बड़ा अपराध नहीं है ना, इसीलिए इसका पनिशमेंट भी बहुत कम है, 1 महीने तक का जेल हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। देखो ना, मे एक्सटेंड टू 1 मंथ, 1 मंथ का ऐसे लग रहा है जैसे 1 ईयर, 1 मंथ का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और या उससे फाइन भी लिया जा सकता है। ठीक है, आपका wrongful confinement का punishment क्या है, whoever wrongfully confine any person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 5,000। ठीक है, तो wrongfully confine करना किसी को थोड़ा ज्यादा ग्रीवियस क्या बोलते हैं उसको, ऑफेंस है, ग्रेव ऑफेंस है। क्यों, किसी को बाहर रोकना इतना बड़ा अपराध नहीं है जितना आप किसी को घर में कैद करके रख रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 1 साल तक का जो है जेल हो सकता है। ठीक है, अभी देखिए आगे इसी में क्लॉज है, क्लॉज 3, whoever wrongfully confine any person for 3 days or more shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years। ये देखो, मतलब आप जितने दिन किसी को आप कन्फाइन करके रखोगे आपका पनिशमेंट उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर आपने 3 दिन से ज्यादा रखा तो आपको 3 साल तक का जेल हो सकता है। अगला क्लॉज बोल रहा है अगर आपने किसी को 10 दिन से ज्यादा रखा तो आपका जो पनिशमेंट है वो 5 ईयर तक हो सकता है। अगर आपने किसी को उससे ज्यादा रखा, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे दिया है whoever keeps any person in wrongful confinement knowing that a writ for the liberation of that person has been duly issued shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years। ये बोल रहा है, आप लोगों को पता होगा ना हेबियस कॉर्पस का बारे में। ठीक है, हेबियस कॉर्पस क्या बोलता है, रिट, कि भाई कोई भी बंदा अगर किसी को रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करके रखा है, रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखा है, तो वो उस बंदे को जल्दी से जल्दी छोड़ेगा। ठीक है, ये होता है हेबियस कॉर्पस, रिट। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि अगर किसी के खिलाफ जो है रिट इशू हो गया है, ठीक है, फिर भी वो किसी को कन्फाइन करके रखा है तो उसके ऊपर 2 साल तक का जो है सजा हो सकता है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 128। ठीक है, फोर्स। ठीक है, फोर्स का मतलब बल उपयोग करना, किसी के मोशन को चेंज कर देना। कोई जा रहा है, मैंने उसको धक्का दे दिया जोर से, ठीक है, अब वो किधर भी जाके गिर सकता है, ये क्या है, फोर्स है। मैंने किसी को ऐसा मतलब फोर्स दिया किसी के ऊपर कि उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, तो ये होता है फोर्स। तो फोर्स इतना जो है हीनियस नहीं होता। सेक्शन 129 मेन है जिसमें बताया गया है क्रिमिनल फोर्स। ठीक है, क्रिमिनल फोर्स का मतलब आपराधिक बल, मतलब किसी को आपने जानबूझ के ऐसा धक्का दिया या ऐसा फोर्स इस्तेमाल किया उसके ऊपर जिससे उसको चोट या ऐसा कोई इंजरी हो सकता है जो कि दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो वो होता है आपका क्रिमिनल फोर्स। एग्जाम्पल फॉर ए इंटेंशनली पुशेस अगेंस्ट जेड इन द स्ट्रीट। Here A has by his own bodily power moved his own person so as to bring it into contact with Z। He has therefore intentionally used force to Z, and if he has done so without Z's consent,
intending or knowing it to be likely that he may thereby injure, frighten or annoy Z, he has used criminal force to Z. तो कहानी का सार ये है कि ए जानबूझ के बी को सड़क पे पुश करता है, धक्का देता है, ठीक है, और जेड के बिना कंसेंट के, ठीक है, और उससे जेड को जो है इंजरी हो सकता था, लाइकली टू इंजोर, ठीक है, हो सकता था, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ए ने जो दबाव दिया, फोर्स का इस्तेमाल किया, वो क्रिमिनल फोर्स कहलाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे, A throw a stone, intending or knowing it to be likely that the stone will be thus brought into contact with Z, or with Z's cloth, or with something carried by Z, or that it will strike water or dash up with water against Z's cloth or something carried by Z. Here, if the throwing of the stone produce the effect of causing any substance to come into contact with Z or Z's cloth, A has used force to Z, and if he did so without Z's consent, intending thereby to injure, threaten or annoy Z, he has used criminal force to Z. यहाँ पे बोल रहा है ए जो है एक पत्थर जो है फेंक रहा है जेड के तरफ, ठीक है, हो सकता है वो पत्थर सीधा जेड को लगे, या जेड के कपड़े पे लगे, ठीक है, या जेड के बाजू में कोई पानी है उस पे लगे और वो सीधा जेड के ऊपर जाए, ठीक है, कुछ भी इस तरीके का है। अगर इसके बारे में जेड को पता है तब तो वो फोर्स होगा, ठीक है। अगर ये जेड के बिना कंसेंट के हो रहा है, ठीक है, और इससे ये प्रतीत हो रहा है कि इससे जेड को इंजरी भी हो सकता था उस स्टोन के कारण, ठीक है, तो यहाँ पे जेड ने जो ए ने जो स्टोन फेंका था वो क्रिमिनल फोर्स कहलाएगा। सभी को समझ में आया यहाँ तक? सुमायरा मैडम, हाँ बोलिए ना, आपका कुछ ये है क्या? अभी मैंने देखा हैंड रेज, बोलिए सुमायरा मैडम, आपका हैंड रेज है। अगर आप बोल नहीं सकते ना तो आप मैसेज भी कर सकते हो, इसमें मैसेज का भी ऑप्शन रहता है मैडम, ठीक है, तो मैं मैसेज पढ़ के आपका जवाब दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ है, क्वेरी है मैडम कि आगे बढ़ूं? ओके, चलेगा, चले, ओके ओके, ठीक है, ठीक है, चलेगा। नहीं, क्योंकि मैं भी स्लाइड पढ़ रहा हूँ ना, तो मैं वो ग्रुप ये क्लास का वो नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए। नेक्स्ट है आपका किडनैपिंग, ठीक है, अगला जो सेक्शन है आपका सेक्शन 137, ये है किडनैपिंग के बारे में। किडनैपिंग इज ऑफ टू काइंड्स, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, ठीक है। Whoever conveys any person beyond the limit of India without the consent of that person, or of some person legally authorized to consent on behalf of that person, is said to kidnap that person from India, ठीक है। दूसरा है whoever takes or entices any child below the age of 18 years or any person with mental illness out of the keeping of lawful guardianship of such a child or person with mental illness without the consent of such guardian is said to kidnap such child or person from lawful guardianship। देखो, किडनैप तो वैसे होता है एक ही तरीके का है, यहाँ पे दो तरीके का बताया है, थोड़ा मतलब डिटेल में, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, एक होता है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, ठीक है, दूसरा है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन। तो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन तब होगा जब कोई बच्चा 18 साल से नीचे का हो, ठीक है, या कोई बच्चा मतलब डिसेबल हो, ठीक है, मेंटल इलनेस हो उसके पास। तो आपको पता है कोई भी 18 साल से नीचे का बच्चा जो होता है वो कंसेंट देने योग्य नहीं होता है कि उसे कोई उठा के लेके जाए। मैं बोलूंगा 16 साल के बच्चे को कि तू मेरे साथ चलेगा, ठीक है,
वो बोलेगा हाँ अगर मैं लेके चला जाऊं तो ये किडनैपिंग ही होगा, ठीक है, अगर मैं उसके माँ बाप से पूछ के नहीं ले जा रहा हूं तो, ठीक है। तो जो बी यहाँ पे सब सेक्शन बी है वो यही बोल रहा है कि कोई भी बच्चा है, ठीक है, या अगर कोई मेंटल इलनेस है तो आपको उसके गार्डियन से पूछना पड़ेगा, अगर उससे बात करना है। अगर आपने उसके गार्डियन के बिना कंसेंट के, ठीक है, उस बच्चे को आप कहीं लेके जा रहे हो तो वो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप होगा, ठीक है। और दूसरा जो है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया वाला सीन, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया वाला सीन में क्या होता है कि कोई भी बंदा है जिसको आपने किडनैप किया तो वो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया हो जाता है, ठीक है। इसको अच्छे से समझाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, जब कोई व्यक्ति किसी को उसके सहमति के बिना, ठीक है, अगर किसी को एक सेकेंड, हाँ, क्या बोल रहा है, whoever conveys any person beyond the limit of India without consent of that person or some person legally authorized to consent on behalf of that person is said to kidnap that person from India। हाँ, ये बोल रहा है कि किसी भी व्यक्ति को आप बिना कंसेंट के, ठीक है, अगर ले जाते हो और इंडिया के बाहर ले जाते हो, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। तो किडनैपिंग को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, जिसमें ये बताया गया है कि आप किसी व्यक्ति को उसके बिना कंसेंट के अगर इंडिया से बाहर लेके जाते हो तो उसको बोला जाएगा किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। और दूसरा है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। इसका मतलब यह है कि कोई भी बच्चा अगर गार्डियनशिप में है, गार्डियनशिप मीन्स मतलब कोई भी बच्चा जो 18 साल से नीचे का है और मेंटल इलनेस है, ठीक है, तो स्वाभाविक है कि वो परिवार के साथ उसके माता पिता उसका लीगल गार्डियन हुआ, ठीक है। अगर उस परिस्थिति में आप उसको उठा के लेके जाते हो तो उसको बोला जाएगा किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 138। इसमें बताया गया है अबडक्शन के बारे में। अबडक्शन का मतलब whoever by force compel or any deceitful means induces any person to go from any place is said to abduct that person। कोई भी बंदा किसी के साथ जोर जबरदस्ती करके या डिसीटफुल मीन्स से, गलत इरादे से उसको इंड्यूस करके कहीं और लेके जाता है, ये माना जाएगा कि उसने उस बंदे को एबडक्शन किया है, ठीक है। अबडक्शन का भी मतलब अपहरण ही होता है और किडनैपिंग का भी मतलब अपहरण ही होता है, ठीक है। तो किडनैपिंग में अपहरण को किस तरीके से बताया है, किडनैपिंग में बोला है कि आप इंडिया से बाहर लेके जा रहे हो तो अपहरण होगा, या किसी बच्चे को जो लीगल गार्डियनशिप में अगर आप उसको किडनैप करते हो तो वो भी अपहरण कहलाएगा, तो वो किडनैपिंग में आएगा, ठीक है। लेकिन अबडक्शन में कोई भी बंदा हो, अगर आपने उसको फोर्स किया है, कंपेल किया है, या आपका गलत, जैसे मान के चलो मैं किसी को कोई लड़की है, ठीक है, उसको मैं बोला मैं तेरे से शादी करूंगा चल मेरे साथ, और मैंने उसको इंड्यूस करके कहीं लेके भगा के ले गया, ये क्या कहलाएगा, ये एबडक्शन कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने डिसीटफुल मीन्स के साथ उसको एक जगह से दूसरे जगह लेके आया। अगर मैं किसी को जबरदस्ती लेके आता हूं तो भी एबडक्शन होगा, ठीक है। लेकिन एक बंदा एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहिए, ये मेन एसेंशियल है एबडक्शन का, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट? अब जो है ना 7-8 ही सेक्शन बचे हैं जो आपके आईपीसी के इम्पोर्टेंट है, बीएनएस के, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट है आपका चैप्टर 16 है 298, इंजरी और डिफाइलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप with intent to insult the religion of any class। Whoever destroy, damage or defiles any place of worship or any object held sacred by any class of person with the intention of thereby insulting the religious of any class of person with the knowledge that any class of person is likely to consider such destruction, damage or defilement as an insult to their religion shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years with fine or both। यहाँ पे बोल रहा है सेक्शन 298 है, ये जो चैप्टर 16 है ये ऑफेंस रिलेटेड टू रिलीजियस है, ठीक है, रिलीजन, धर्म के आधार पर जो भी अपराध हैं वो उसको सेक्शन चैप्टर 16 में बताया गया है।
जिसमें सेक्शन 298 बोलता है injuring, defiling places of worship with intent to insult the religion of any class। ठीक है, आप किसी कोई भी बंदा जो डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है किसी भी पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप को, ठीक है, जैसे मान के चलो कोई मंदिर है या मस्जिद है, उसको किसी ने बाजू से ढा दिया या किसी ने उसमें कुछ कर दिया, कुछ कुछ भी जिससे सामने वाले को लगता है कि ये मेरे धर्म का जो है इंसल्ट है, तो उसको सेक्शन 290 के तहत 298 के तहत 2 साल तक का सजा और फाइन होगा। ठीक है, सेक्शन 299 बोलता है डेलिब्रेट द मैलिशियस एक्ट इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ। ये बोल रहा है डेलिब्रेटली या मेलिशियस एक्ट। आपने हाल ही में सुना होगा कि मंदिर के अंदर किसी ने वो गोमांस फेंक दिया, मस्जिद के अंदर किसी ने वो सुअर का कुछ बॉडी पार्ट फेंक दिया। बहुत अभी हाल ही में न्यूज भी आया था 2-3 दिन पहले कि किसी सुअर का जो बॉडी है ना वो किसी मस्जिद के सामने फेंका था। हाल ही में आपने सुना होगा मंदिर के अंदर गोमांस फेंका गया था। तो ये सब क्या है, ये रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करने के वो जरिया है, और इससे क्या होता है, तो ये जो रिलीजियस जो भावनाएं हैं, हमारा धार्मिक भावनाएं आहत होता है और इससे हमारे बीच जो है मतभेद बढ़ता है। ठीक है, तो इसको पनिशेबल बनाया गया है। जो भी कोई भी गलत इरादे से कोई भी ऐसा एक्ट करता है जिससे आउटरेज ऑफ रिलीजियस फीलिंग हो सकता है, ठीक है, और किसी को ऐसा लगता है कि ये मेरे धर्म के साथ जो है खिलवाड़ है या मेरे धर्म का ये जो है इंसल्ट है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड विद फाइन। तो ऐसी परिस्थिति में सामने वाले को 3 साल तक का जेल और फाइन लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली। कोई भी असेंबली है रिलीजियस है, अगर आप उसको डिस्टर्ब करते हो तो उसके लिए 1 year का पनिशमेंट है सेक्शन 300 में। सेक्शन 301 में ट्रेसपासिंग ऑन ब्यूरियल प्लेसेस, whoever with the intention of wounding the feeling of any person or of insulting the religion of any person with the knowledge that feeling of any person likely to wounded। मतलब ये क्या बोल रहा है, ट्रेसपैसिंग ऑफ ब्यूरियल प्लेसेस, जहां पे होता है ना, जैसे इस्लाम में क्या बोलते हैं उसको, कब्रगाह, हिंदू धर्म में बोलते हैं उसको शमशान घाट। ठीक है, ऐसा ही। तो अगर कोई ऐसे प्लेसेस हैं वहां पे कोई अन्य धर्म के ट्रेसपास कर रहा है बंदा, तो ये भी अपराध है जिसमें 1 साल तक का सजा हो सकता है और फाइन अलग से। ठीक है, लास्ट सेक्शन है रिलीजियस के लिए सेक्शन 301, अटरिंग वर्ड्स एक्सेट्रा विद डेलिब्रेट इंटेंट टू वुंड रिलीजियस फीलिंग टू एनीवन। कोई भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, ठीक है, तो ऐसे में आपके ऊपर सेक्शन 301 लगेगा जिसमें पनिशमेंट 1 year तक है और फाइन अलग से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चैप्टर 12, नहीं चैप्टर 12 कैसे हो सकता है, चैप्टर 16 ऊपर था, तो ये चैप्टर 17 है, शायद 17 है। ठीक है, सेक्शन 303 थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब क्या होता है, whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। ठीक है, कोई भी बंदा जानबूझ के किसी के पोजेशन से कोई प्रॉपर्टी उठाता है गलत इरादे से, डिसऑनेस्टली, बिना उसके कंसेंट के, तो ये माना जाएगा कि उसने थेफ्ट किया है। थेफ्ट का मतलब चोरी किया है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर एक एग्जांपल भी है, ए कट्स, ये मतलब सबसे इजी एग्जांपल लेता हूं। ये देखो, ए बेइंग जेड सर्वेंट, ए जो है जेड का सर्वेंट है, एंड इंट्रस्टेड बाय जेड विद द केयर ऑफ जेड्स प्लेट। जेड्स का कोई प्लेट है, उसको पता है कि ए जो है उसको सही से रखेगा, उसका पूरा भरोसा है उसको। डिसऑनेस्टली रन्स अवे विद द प्लेट विदाउट जेड्स कंसेंट। ए जो है उसका प्लेट जो था वो बिना बताए, ठीक है, बिना जेड के कंसेंट के गलत इरादे से लेके फरार हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ए ने क्या किया है, ए हैज कमिटेड थेफ्ट।
ठीक है। ए फाइंड्स अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड ऑन टेबल इन द हाउस ऑफ जेड ऑक्यूपाइज। जेड जो है, जेड का कोई टेबल है, उसके ऊपर जो है जेड का रिंग है, ठीक है, जो कि ए को मिलता है। here the ring is in possession of z, यहाँ पे z के पोजीशन में वो रिंग था। and if a dishonestly removes it, a commits theft। अगर z के पोजीशन से वो रिंग a जो है डिसऑनेस्टली उठाता है तो ये माना जाएगा कि वो जो है थेफ्ट कारित कर रहा है, ठीक है। अब इसका मेन एक्सेप्ट ये याद रखना, सब क्लॉज 2, whoever commit theft shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years with fine or without fine, ठीक है। मतलब फाइन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। और यहाँ पे बोल रहा है और with both in the case of second or subsequent conviction of any person under this section shall be punished rigorous imprisonment for not less than 1 year but which may extend to 5 years। मतलब ये कि कोई भी बंदा अगर एक बार चोरी करता है तब तो 3 साल तक का उसको जेल हो सकता है, विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर, मतलब कोर्ट उसको 3 साल तक दे सकता है। 3 साल में वो कितना भी दे, 6 महीना, 1 महीना, जज को लगेगा 15 दिन देना है ना तो 15 दिन भी दे सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नॉट लेस देन नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम यू कैन गिव 3 ईयर, आप 3 साल तक दे सकते हो। तो 3 साल में कोर्ट कितना भी दे, उसका मर्जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूसरा क्लॉज ये बोल रहा है कि अगर कोई बंदा दूसरी बार या बार बार चोरी करने के लिए पकड़ा जाता है तो फिर उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा, मतलब सश्रम कारावास, उसको अंदर में काम भी करवाया जाएगा और जिसमें पनिशमेंट उसको 5 साल तक बढ़ा के दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया थेफ्ट के बारे में। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 304, इसमें बताया गया है स्नैचिंग के बारे में, ठीक है। एक और क्लॉज है प्राइवेट प्रोवाइडेड दैट, ये याद रखना थेफ्ट में, इन दैट इन केसेस ऑफ थेफ्ट वेयर द वैल्यू ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी इज लेस देन 5000, ठीक है, एंड अ पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम शैल अपॉन रिटर्न ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और रिस्टोरेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी शैल पनिश्ड विद कम्युनिटी सर्विस। ये याद रखना, ये एक प्रोवाइडेड का मतलब ये एक्सेप्शन है। अगर कोई भी बंदा चोरी करता है और अगर वो पहली बार किया था और उसका जो चोरी किया था उसने, उसका कीमत 5000 से कम है, ठीक है, तब उस परिस्थिति में अगर वो प्रॉपर्टी रिटर्न कर देता है, ठीक है, या जो भी स्टोलन प्रॉपर्टी था जिसका था उसको मिल गया, तो उस कंडीशन में उस चोर को कम्युनिटी सर्विस दिया जाएगा, फिर उसको जेल नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। कम्युनिटी सर्विस का मतलब क्या है कि भाई इसमें सुधार का बहुत गुंजाइश है, तो इसीलिए हम इसको समाज सेवा का के तौर पर इसको दंड दे रहे हैं और उसको बोल दिया जाएगा कि 1 महीना आप ट्रैफिक हवलदार का काम करो, 1000 पेड़ लगाओ, 100 गरीबों को खिलाओ, वृद्धाश्रम में 15 दिन काम करो। इस तरीके का जो है कम्युनिटी सर्विस उसको दिया जा सकता है। लेकिन ये एक्सेप्शन है क्योंकि इसमें 5000 से कम का चोरी होना चाहिए और वो जो चोरी का सामान है रिटर्न हो जाना चाहिए, या जिसका भी सामान चोरी हो गया था उसको मिल गया होना चाहिए, ठीक है, और ऑफेंडर फर्स्ट टाइम होना चाहिए। तो उस केस में जो है जेल वेल नहीं भेजा जाएगा, कम्युनिटी सर्विस देके छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 304 स्नैचिंग। स्नैचिंग का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, बाइक से जा रहे हैं, महिला के पीछे से चैन खींच लिया, क्या है ये? स्नैचिंग है, ठीक है। कोई जा रहा था, बैग हाथ में रखा, आपने पीछे से बैग खींचा और भाग गए, क्या है ये? स्नैचिंग है। तो आईपीसी में स्नैचिंग का कोई भी प्रावधान नहीं था, हमारे बीएनएस में ये अलग से प्रावधान दिया गया है और इसके लिए पनिशमेंट है मैक्सिमम 3 ईयर, ठीक है। इसमें आपको 3 साल तक जेल हो सकता है। समझ में आया सभी को? किसी को कोई